ठान ही लिया है कि एमसीएल थ्रू हम भारत को एक सुपर पावर बनाएंगे, एक महासत्ता फिर से बनाएंगे। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी वही एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलप सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। एंड दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, एमसीएल का परिवार और आपका परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक के साथ। दोस्तों, किसी भी समाज की उन्नति के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है ईंधन, दूसरी है ऊर्जा। आर्थिक अगर सामाजिक उन्नति की भी मैं बात करूं, सामाजिक विकास की बात करूं, तो भी ईंधन और ऊर्जा बहुत जरूरी है। अगर स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटी है, अगर हाउसिंग है, वाटर सप्लाई है, ये जो बेसिक चीजें है किसी भी समाज के लिए जरूरी होती है, उसके लिए भी ये ईंधन और ऊर्जा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं औद्योगिक विकास की बात करूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूं, तो उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। ये ईंधन और ऊर्जा अपने आप में एक सेक्टर है। ईंधन यानी ऑयल एंड गैस, ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, पावर। अभी लास्ट ईयर ही फिर से फोर्ब्स ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है ऑयल एंड गैस। और बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से चलता है। और उसके साथ दूसरी है पावर। लेकिन ये इंडिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है उसको छोड़ किसी भी इंडस्ट्री की बात करिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर वहां इंडस्ट्री लगानी है, कुछ काम करना है, तो बहुत जरूरी उसकी शुरुआत होती है इस ईंधन और पावर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ। दोस्तों, ऐसे देश जो आज की तारीख में दुनिया में विकसित है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, एक काम के ऊपर फोकस किया कि कैसे उनका देश इस ईंधन और ऊर्जा में आत्मनिर्भर। तो एमसीएल की जहां तक बात है, तो एमसीएल मूलतः, प्राथमिकतः एमसीएल एक ऑयल एंड गैस कंपनी है। अभी ये जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है हमारे सामने पूरी दुनिया में, क्या होता है ऑयल एंड गैस में? तो ऑयल एंड गैस में क्रूड ऑयल हम लोग धरती से निकालते हैं। भारत की बात करें तो हम लोग 80% से ज्यादा ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम है रिफाइनरीज। इस रिफाइनरीज में इस क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और ये प्रोडक्ट हम लोग अलग अलग जो उपभोक्ता है, कस्टमर्स है, उनको हम लोग पहुंचाते हैं। अभी ये सभी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक का, इसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में, सीएनजी, पेट्रोल डीजल के पंप है, गैस के एजेंसीज है। तो ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पे बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी के पास भी है, और जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उनके पास भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सभी जो ईंधन है उसका उपयोग करने का। अभी एमसीएल एक ऐसी चीज करने वाली है कि एमसीएल इस पूरी व्यवस्था, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, इस व्यवस्था में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल कर सके ऐसे ईंधन का निर्माण करने वाले। तो एमसीएल ये पूरा जो चीजें है, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम यूटिलाइज कर सके, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, ऐसे ईंधन हम लोग तैयार करने वाले हैं। और इसका नाम है, इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल्स। तो जो ईंधन हम लोग तैयार करेंगे, एमसीएल तैयार करेगा, वो ईंधन हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक, हमारे सप्लायर्स, सभी लोग आराम से अपनी आज की जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, तो ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है वहां आज खनिज तेल और खनिज नेचुरल गैस जा रहा है, और उसी व्यवस्था में हम लोग लेके आएंगे रिन्यूएबल ऑयल और रिन्यूएबल नेचुरल गैस। दूसरा जो ऐसे सेक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, हम आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में भी काम करेंगे। हम पावर जनरेट करेंगे, पावर लोगों को देंगे।
अभी आज की तारीख में पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा सेक्टर है। और किस तरह से पूरी दुनिया में पावर बनती है, तो आज भी अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 75% और कभी कभी 80% तक ये पावर जनरेट हो रही है, ये बिजली बन रही है आज भी फॉसिल फ्यूल से। अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में भी अगर आप देखोगे जब हम आजाद हुए तब से लेके आज तक अगर आप देखोगे तो जो बिजली की जरूरत हमें आजाद हुए तब भी उससे कई गुना बिजली की जरूरत आज बढ़ गई है। लेकिन प्रति व्यक्ति बिजली हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं वो अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितना एवरेज है प्रति व्यक्ति बिजली का, उससे सिर्फ 1/3 30% ही हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमें पर्याप्त बिजली चाहिए तो आज जितनी बिजली हम लोग तैयार कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं उसे 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में भी जो बिजली हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 65% यानी 60 से 65% हम लोग आज भी ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं, खनिज ईंधनों से बना रहे हैं। पूरी दुनिया में मैक्सिमम बिजली बन रही है आज खनिज ईंधनों से, हमारे देश में भी वैसे चल। और ये 60-65% में सबसे ज्यादा बिजली कौन तैयार करता है तो वो है कोयला। कोयला मिनिमम 55% कोयला लगता है इस बिजली तैयार करने के लिए। इसलिए आप देखते हो कि जब इस कोयले का सप्लाई कम हो जाता है तब पूरे देश के ऊपर इस बिजली का संकट आ जाता है। दोस्तों, इस सेक्टर में भी जब एमसीएल काम करेगी तब इधर भी हम ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बना हुआ है, यानी हमारे यहाँ बहुत सारे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प है जहां कोयले का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां नेचुरल गैस तैयार होता है, नेचुरल गैस से बिजली तैयार कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम लोग उपयोग में लाने वाले हैं, ये सब का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। यहां भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर इस पूरी व्यवस्था में कोयला आज इस्तेमाल हो रहा है जो हम लोग बाहर से भी मंगाते हैं, यहाँ वहां से खदाने करते निकालते हैं, उस जगह पे, उस खनिज के जगह पे, खनिज कोयले की जगह पे हम एमसीएल अपना कोयला लेके आने वाले, जिसको हम लोग कहेंगे बायोकोल। और इस पूरी व्यवस्था में से ही हम लोग अपनी बिजली को निर्माण करेंगे और उसके बाद जो ट्रांसमिशन, इसके बाद जो स्टोरेज वगैरह वो वैसे ही रहेगा जैसे आज हमें दिखाई देता है। दोस्तों, तो ये दोनों तरह के जो फ्यूल्स हैं, यानी एक है ये खनिज ईंधन और ऊर्जा, जो आज की तारीख में ये दो बड़े बड़े सेक्टर चला रही है। और जिस ईंधन की हम लोग बात करें, रिन्यूएबल ऑयल, रिन्यूएबल गैस, ये सभी जो ईंधन है, ये दोनों प्रकार के सभी ईंधन जिसे आज दुनिया चल रही है, ये सभी आते हैं बायोमास से। ये सभी के मूल सोर्स क्या है तो वो है बायोमास। तो पूरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पूरी पावर सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जो आज बन रही है, जो हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बायोमास की वजह से। दोस्तों, बायोमास इज एवरीथिंग। क्या है बायोमास? तो बायोमास यानी सब कुछ जिससे सजीव बनते हैं। अभी सजीव यानी क्या? तो सभी तरह के वनस्पति, सभी तरह के प्राणी, सब 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 जो इस पूरी सृष्टि में जो भी सजीव है वो मिलके बनता है बायोमास। और अगर बिजनेस सेक्टर की बात है, अगर बिजनेस सेक्टर में हम ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ी कंपनी बननी है हमें, पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ी बननी है, ये दो सेक्टर पे हमें बिजनेस करने हैं और सबसे बड़ी जो हमारा पोटेंशियल है वो काम करना है। लेकिन एक्चुअली बिजनेस, ये तो हुए सेक्टर्स, लेकिन एक्चुअली बिजनेस, एक्चुअली काम हमें पूरे जिंदगी भर अगर कुछ करना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बायोमास के ऊपर। दोस्तों, आप, मैं, हमारा पूरा एमसीएल परिवार, हमारे सभी उद्योजक, हमारे सभी किसान, सभी लोग मिलकर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं और वो है बायोमास। तो चलिए समझते हैं इस बायोमास के बारे में। सबसे पहले तो आज की तारीख में बायोमास का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो पूरी दुनिया में कोई भी कॉन्फ्रेंस से लेके कोई भी किताब अगर आप पढ़ोगे तो बायोमास का अर्थ ये बताया जाता है कि ऐसा रॉ मटेरियल जिससे बायोफ्यूल बनता है, बस। ऐसी सिंपल व्याख्या वहां है। और जैसा मैंने कहा कि सभी सजीव की सभी चीजें, एक तो वनस्पति प्राणी की सभी वो सभी सजीव है और उनसे निकलने वाली सभी जो चीजें हैं वो सभी मिलके बायोमास बनता है। और कौन बनाता है ये बायोमास? तो ये बायोमास बनाता है वनस्पति, ये बायोमास बनाता है ये पौधा
हमारे ये वनस्पति बायोमास बनाते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें हर वनस्पति, ये जो सूरज में जो रोशनी है, ये जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके वो जो प्रकाश ऊर्जा है उसको केमिकल ऊर्जा में, अनाज के इसमें स्टोर करती है। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को फिर बाकी के सभी सजीव लेते हैं। कैसे? तो इस वनस्पति को खाके उनको वो ऊर्जा मिलती है। मैक्सिमम जो सजीव है वो वनस्पति को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं कि जो छोटे छोटे और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ये हमारे पौधे, हमारी वनस्पति बनाती है। दोस्तों, आज की तारीख में ये मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट अगर बैटरी कोई है तो ये वो है पौधे। अभी कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में इंडस्ट्री में ऑल ओवर आप क्या देख रहे हो कि सब जगह ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी करो, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डाल दो। गाड़ियां चलाओ, बसेस चलाओ, घर चलाओ, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे करो। ओके, लेकिन क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। यानी हमारे, अगर मैं अपने देश के, हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में भी आज की तारीख में लगभग 25%, 30% से लेके कम से कम कहीं 40% तक हमारी बिजली इस ट्रांसमिशन में चली जाती है। स्टोरेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज बिजली आसानी से लोग तैयार कर रहे हैं, दुनिया तैयार कर रही है। क्या करना है तो सोलर पैनल लगाते हैं, कोई विंड का लगाता है और बिजली तो तैयार कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसको स्टोर कैसे करने का। तो पूरी दुनिया, जैसे चाइना, रशिया, ये सभी लोग सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे? दुनिया में जहां जहां ऐसे खदाने हैं, जहां जहां वो मिनरल्स मिलते हैं जिससे हम लोग बैटरी तैयार करें, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। आज के तारीख में एनर्जी, पावर, इसके ऊपर कौन सी कंपनी अच्छा काम करेगी? तो वो कंपनी जिसका कंट्रोल इस बैटरी के ऊपर होगा। तो सभी लोग मिलके अभी स्टोरेज के ऊपर, बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये मिनरल जो है, इट इज न्यू क्रूड। वही बिजनेस कर सकेगा, वही काम कर सकेगा जिसके पास बैटरी हो। और अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो हाइड्रोजन फ्यूल भी जो है, वो ईंधन है, उसको स्टोर करने का भी प्रॉब्लम है, उसको भी स्टोर करने का प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन फ्यूल कार में भी आपको, जैसे आप ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतनी बड़ी वो बैटरी लगती है, आपको पता भी क्या हो रहा है, तो उतनी ही बैटरी हाइड्रोजन फ्यूल में भी लगती है, जिसको हाइड्रोजन सेल कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं बैटरी के लिए, इतना सब कुछ हो रहा है। और बैटरी का काम क्या होता है कि आप, जैसे आपके मोबाइल में भी बैटरी है, कार में भी बैटरी, सब जगह बैटरी। तो आप क्या करते हैं कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्जिंग को लगाते हैं। ओके, तो वो बैटरी, फोन को लगाओ, गाड़ी को लगाओ, जो भी है, और एक बार वो बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई यानी क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में जो बिजली है, उसकी जो पावर है, वो अपने फोन में आ गई। हमने फोन इस्तेमाल किया, बाद में फिर सीधे से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से उसको लगाया। ऐसा हम लोग करते हैं। बैटरी यानी स्टोरेज। दुनिया का सबसे बेस्ट एफिशिएंट स्टोरेज जो धरती माँ ने, कुदरत ने रेडीमेड अगर कुछ दिया है ना, तो ये पौधे हैं। कौन सा ऐसा स्टोरेज रहेगा कि करोड़ों सालों के बाद आज भी आप उसके अंदर जो बिजली है, जो एनर्जी है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया जिस ऑयल के ऊपर चल रही है, जिस कोयले के ऊपर चल रही है, वो क्या है? तो हमारे बायोमास ने इन पौधों में जो एनर्जी करोड़ों साल पहले स्टोर की है, उसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया में इससे अच्छी बेस्ट बैटरी बिल्कुल नहीं। तो ये सब बायोमास जो है, ये हमारे पौधे तैयार करते हैं, और यही एनर्जी है, यही एनर्जी फिर बाकी के सजीवों में आती है, और ये पूरी एनर्जी सभी सजीवों को मिलती है। तो दोस्तों, आज अगर आप अपने कार में, आप अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसमें पेट्रोल है, डीजल है, जो कुछ और गाड़ी जो चला रहे हो, या अगर आप घर में बैठे हो अभी और आपके ऊपर अगर पंखा घूम रहा है, ये लाइट है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं,
ये पूरी जो एनर्जी है मालूम कहां से आती है? इसका अल्टीमेट सोर्स है सूरज, सूर्य। ये सूर्य की एनर्जी है जो इस बायोमास से, इस पौधों ने बायोमास में तैयार की, स्टोर की, और फिर इस बायोमास से ये पेट्रोल निकला, डीजल निकला, क्रूड ऑयल निकला, नेचुरल गैस निकला। तो इस सभी तरह की जो एनर्जी और ऊर्जा है उसका एकमेव स्रोत, सबसे बढ़िया स्रोत है वो सूर्य। वैसे ही कोल बना, ऐसी जो बायोमास है, ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति मरने के बाद फिर नीचे नीचे दबके गए और अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर फिर वो धीरे धीरे करके कोल में चले गए। और कितने साल पुराना आपका बायोमास है उसके ऊपर होता है कि कैसे कोल आपका बनेगा। तो आज कुछ कोल बहुत अच्छे है, एंथ्रासाइट तो बहुत पुराने बन चुका है। हमारे देश में थोड़ा सा कोल एंथ्रासाइट नहीं मिलता, तो कम मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रिसेंटली चालू हुआ इतना। तो जितनी उम्र होती है आपके बायोमास की वैसे आपका कोल रहेगा। वैसे ही क्रूड ऑयल है। अभी क्रूड ऑयल तो आप देखोगे तो जितनी वनस्पति, मैं तो कहता हजारों गुना से भी ज्यादा वनस्पति, ये सजीव हमारे पानी में होते हैं। क्या मेरी इंटरनेट कनेक्शन सही है मंगेश सर? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो इससे कई गुना ज्यादा सजीव वनस्पति प्राणी पानी में है। 70% पानी है हमारी इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन है ना, पानी से निकाला जाता है क्योंकि करोड़ों सालों से ये पूरे जीव पानी के अंदर से फिर नीचे दबते जा रहे हैं और अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर इसको तेल में रूपांतर हो रहा है। और वैसे ही नेचुरल गैस ऐसे ही बना है। और हम आज की तारीख में भी जो बायोमास जनरेशन हो रहा है वो दो तरीके से होता है। एक तो नॉर्मल प्रकृति की अपनी प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये बायोमास तैयार हो रहा है, अंदर जा रहा है, रिसाइकल हो रहा है। और दूसरी तरह का बायोमास है जो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग आज की तारीख में तैयार कर रहे हैं। तो एक तो हम डोमेस्टिक अपने जो जी रहे हैं हम लोग जिंदगी, उससे बायोमास कुछ तैयार होता है। और दूसरा हम लोग एक्चुअली कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिससे बायोमास तैयार होता है। और सबसे बढ़िया जो काम है जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बायोमास कमर्शियली तैयार करते हैं वो है खेती। तो चलिए देखते हैं सोर्सेस कि किससे किससे आज की तारीख में बायोमास जनरेट हो रहे हैं। मैं आज आपको वो चीजें बताने वाला हूं कि जो आज की तारीख में अभी इधर आज हमारे सामने उपलब्ध है बायोमास। आज मैं किसी भी जो बायोमास हम लोग खेतों में तैयार करेंगे उसकी बात नहीं करने वाला। आज जो हमारे सामने उसके बात उसको हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 सोर्स है एग्रीकल्चर। भारत एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि के ऊपर निर्भर है। तो जितना कृषि का उत्पादन होता है उसी के साथ उतने ही प्रोपोर्शन में कृषि का रिलेटेड जो बायोमास है जिसको हम वेस्ट कहते हैं या रेसिड्यू कहते हैं वो भी तैयार होता है। दूसरा है म्युनिसिपल सॉइल ट्रस्ट। दोस्तों हम दुनिया की दूसरे नंबर पे आबादी है। आज 140 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं। और ये सभी लोग अपनी जरूरतों के लिए कुछ ना कुछ सामान का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं, उसको वेस्ट करके देते हैं। तो ये जो वेस्ट तैयार हो रहा है, ये वेस्ट शहरों में, गांव में 60% मिनिमम ये जो वेस्ट है वो गीला कचरा है। और ये गीला कचरा यानी हमारे लिए ये बायोमास है। दूसरा सीवेज। ये सभी लोग 140 करोड़ लोग जब सुबह शौच के लिए जाते हैं और जो वेस्ट जो ह्यूमन वेस्ट वहां निकलता है शौच में, ये बहुत बड़ा सोर्स है बायोमास का। ना इसके ऊपर कुछ अंदाजा है ना उसके ऊपर कुछ एफिशिएंटली हम लोग काम करें, लेकिन ये बहुत बड़ा सोर्स है बायोमास का। दूसरे एनिमल्स। दोस्तों दुनिया में हम मनुष्य की आबादी में क्रमांक 2 में है, लेकिन हम लोग अगर जानवर की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 है अपना। सबसे ज्यादा जानवर हमारे देश में 53 करोड़ 57 लाख इतने जानवर, इतने एनिमल्स आज हमारे देश में है। और ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। उनका जो वेस्ट है ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है बायोमास का। इंडस्ट्रियल। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर आधारित है, तो कृषि आधारित प्रकल्प, बिजनेस प्रोजेक्ट भी है हमारे यहाँ बहुत सारे। और ये जो कृषि आधारित प्रोजेक्ट्स है, इसके प्रोडक्ट्स है या वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट्स, ये सभी बायोमास में आते हैं।
जैसे अभी शुगर की इंडस्ट्री, गन्ना आपने डाला तो वो शुगर बनने के बाद उसके साथ फिर मोलासेस, बगासेस, ये सब तैयार होता है। ये भी आज की तारीख में एक बड़ा आउटपुट है बायोमास का। और हमारे देश में लगभग 25% यानी 24.56, ये 2019 की फिगर है। तो 25% जो प्रदेश है वो जंगल यानी फॉरेस्ट के अंदर है। और ये फॉरेस्ट जहां हम लोग जानते हैं सभी कि बड़े बड़े वेजिटेशन होते हैं, तो उसमें अपने आप एक बायोमास जनरेट होता है जो हमको मिलता है। और इस बायोमास से क्या करेंगे फिर हम लोग, क्या यूज है आज इस बायोमास का? तो मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या यूज है बायोमास। दोस्तों यही तो बायोमास है ना जो पूरी दुनिया को ये ईंधन और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पूरी दुनिया की जो ईंधन और ऊर्जा की जो इंडस्ट्री वो इसी बायोमास से चल रही है। ठीक है, करोड़ों साल लगे ये सब बनने के लिए, तैयार होने के लिए, लेकिन आज भी ये वो काम कर सकता है। दोस्तों आज भी अगर आपको लगता है कि सिर्फ करोड़ों साल ही लगते हैं जिससे फिर इस बायोमास से ईंधन और ऊर्जा तैयार हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आज भी हम लोग कुछ घंटे में इस बायोमास से ऐसे ईंधन, ऐसी ऊर्जा तैयार कर सकते हैं कि जो 100% इस ऑयल एंड गैस को, 100% इस इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को 100% रिप्लेस कर सकते। तो चलो देखते हैं कोयला। कोयला नंबर 1 शत्रु है। आज अभी शेलार साहब ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी है, और मुझे शायद आपको बताने की जरूरत है। आज कोई भी आप अखबार लीजिए, कोई भी छोटा से छोटा अखबार से लेके आप नेशनल जो अखबार है वो लीजिए, इंग्लिश लीजिए, मराठी लीजिए, रीजनल लैंग्वेज कोई भी लीजिए, हर अखबार में हर दिन आपको न्यूज दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब वो बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। नंबर 1 इसका जो कल्प्रिट है, जो शत्रु है, वो है कोयला। पूरी दुनिया में अभी पहल चल रही है कि कैसे इस कोयले को हम लोग पूरी तरह से निकाल दिया, और ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। उल्टा हम ज्यादा से ज्यादा कोयले का आज की तारीख में इस्तेमाल कर रही है, और ये काम कर सकता है हमारा बायो। दोस्तों हम अपने इस बायोमास से ऐसे कोयले का निर्माण कर सकते, कुछ घंटे में कर सकते, कुछ घंटे में। इस तरह पानी जिसको बहुत सारे साल लगे, वो टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ घंटे में कर सकते हैं, और उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू होगी। हमारे आज के जो औष्णिक ऊर्जा केंद्र प्रकल्प है उसमें हम लोग ये बायोकोल डालेंगे ना, तो बस वही काम करेगा, वैसे ही काम चलेगा और बिजली का निर्माण होगा, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। दूसरा, गैस। नेचुरल गैस पूरी दुनिया में सबसे अहम बन चुका है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन क्रूड ऑयल से आगे जा रहा है नेचुरल गैस। दोस्तों हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम शहरों में आज आप दिखाई देगा कि सीएनजी के पंप आ रहे हैं, मैक्सिमम शहरों में। मेट्रोज में तो ऑलरेडी इस पंप के साथ घर की जो रसोई का जो गैस है उसको रिप्लेस किया जा रहा है मीथेन के साथ, वो पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं उसको। तो इस पाइप नेचुरल गैस में और इस सीएनजी में क्या है, मीथेन है। भारत सरकार ने पिछले 5-6 सालों में 1.25 लाख करोड़ का निवेश किया है, 1.25 लाख करोड़, और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि कैसे वो गैस जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, कैसे फिर वो बाकी के कर्नाटक में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, यहाँ सभी जगह ये सब। तो दोस्तों ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया जा रहा है, और हम लोग धीरे धीरे अभी गैस के ऊपर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध हुआ है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है नेचुरल गैस। पूरे यूरोप को 50% नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है रशिया। तो रशिया का वो बहुत बड़ा मार्केट है, और ये पूरी पाइपलाइन ये सब कुछ जाता है यूक्रेन से। तो रशिया को किसी भी हालत में उस यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, ताकि उसका ये नेचुरल गैस का जो बिजनेस है वो महफूज रहे, वो ठीक। और यही बेसिक कारण है इस इंडस्ट्री का। तो दोस्तों आज जो दुनिया में काम हो रहा है नेचुरल गैस का, जो मीथेन कर रहा है, वो सब मीथेन, वो सब नेचुरल गैस हम लोग तैयार करते हैं ना, हम लोग तैयार करने वाले हैं, हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये हर तरह का जो बायोमास आपको नजर आ रहा है ना, हर तरह के बायोमास से आज हम लोग ये नेचुरल गैस तैयार कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया को फ्यूल दे सकता है। और ये बायोमीथेन तो ऐसी चीज है, जैसे हम लोग देखते हैं आजू बाजू में, कि हर तरह का फ्यूल आपको रिप्लेस कर सकता है। ये पेट्रोल डीजल तो हमने देखा, इलेक्ट्रिसिटी देखी, कोयले को भी जहां जहां आप बोल सकते हो ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सभी तरह के एप्लीकेशन पे हो ये बायो
मीथेन, ये बायोगैस रिप्लेस कर सकता है, और जिसके लिए बायोमास हमारे सामने है। लेकिन अगर आपको चाहिए लिक्विड फ्यूल, तो भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा बायोमास जिसमें शक्कर ज्यादा है, यानी जो शुगर इंडस्ट्री में होता है, जो बायोमास निकलता है ना, बगास और मोलासेस, अभी ये जो बायोमास है जिसमें शुगर ज्यादा है, इसको हम अल्कोहल में, बायोइथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो बायोइथेनॉल 100% पेट्रोल का रिप्लेस कर सकता है। आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमम अभी शुगर इंडस्ट्रीज वो अभी बायोइथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और उस बायोमास में अगर तेल ज्यादा है, जैसे अलगे का बायोमास, अलगे के बायोमास में तेल ज्यादा है, तो अगर आपके बायोमास में तेल ज्यादा है तो उससे वेजिटेबल ऑयल से हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं। तो अगर आपको लिक्विड फ्यूल चाहिए तो ये भी बायोमास कर सकता है। तो दोस्तों, बायोमास पूरी की पूरी ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, उसको 100% आज की तारीख में सपोर्ट कर सकता है, और ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग भी बंद कर सकता है। और पावर इंडस्ट्री की हमारे जून 2020 की फिगर है, जहां हम देख रहे हैं कि कोयला आज भी 55% है। तो वहां हमने देखा कि कैसे हमारा ये बायोमास है, और बायोमास से जो बनती ब्रिकेट्स है, ये बायोकोल है, कैसे हम लोग 100% इस कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं। नेचुरल गैस की बात तो मैंने आपको बताई, बाकी अदर जो रिन्यूएबल है वो भी इसको हम लोग धीरे धीरे, यानी अगर हमारी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है ये औष्णिक ऊर्जा केंद्र की, कि उसको अगर ये 100% पे नहीं चल, 100% पे अगर इसको चलाएंगे तो बाकी की चीजें कम हो जाएगी, और इसको लगने वाला पूरा जो कोल है, कोयला, वो हमारे किसान, हमारे खेडूत, हमारे लोग, हम लोग तैयार करेंगे और दे सकते हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात जो बाकी के इससे नहीं है, जो ये फॉसिल में नहीं है, खनिज ईंधनों में नहीं है, वो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। वो क्या है कि हमने अभी तक कैसी बात की, ऊर्जा की बात की, कि कैसे सूरज से ऊर्जा आएगी। हमारी बैटरी कौन सी, तो हमारी बैटरी है बायोमास, ये सभी सूरज की ऊर्जा स्टोर करेगी, और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे कोयला बनाएंगे, कैसे सब कुछ, वो सब देखा हमने। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूट्रिएंट, अभी ये जो वनस्पति है, देखो कितना अच्छा सिस्टम कुदरत ने बनाया। ये ऊर्जा तो आपको प्रदान कर रही है, अक्षय ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा हमेशा चलने वाली है, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट है, मूल द्रव्य है, जो हमें लगते हैं, हर सजीव को लगते हैं, वो देते हैं। यानी ये बायोमास का ऊर्जा हमने देखा। दूसरा एस्पेक्ट देखिए ना आप, न्यूट्रिएंट, ये मूल द्रव्य, जीवन सत्व, ये न्यूट्रिएंट ये भी मिलते हैं ना। एक बार आपने बायोमास से अगर नेचुरल गैस बनाया, उसके बाद ये भी मिलता है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उससे पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आज चला सकते हैं, जो वहां तो होगा नहीं। और इससे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पूरा केमिकल रहित ऐसी खेती हम लोग कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड शायद आपको पता नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज अल्टीमेट। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर एक जगह पे मिले, तो उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड इकोनॉमी, ऐसा उसको कहा जाता है। आपको शायद पता नहीं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है मिथेनॉल, और ये मिथेनॉल सभी जगह इतने सारी इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है, ईंधन करके, बायोडीजल करके, सॉल्वेंट करके, मैक्सिमम जगह पे। इनफैक्ट ये चित्र जो आप देख रहे हैं अपने घर में, आज की तारीख में जितनी भी चीजें है, मैक्सिमम चीजें इस मिथेनॉल से बन सकती है। तो इतना बड़ा एप्लीकेशन है CO2, और कितनी अच्छी व्यवस्था ये कुदरत ने, दुनिया ने, हमें, धरती माँ ने हमारे सामने रखी है। तो कितना बायोमास हम लोग तैयार कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। दोस्तों, आज की तारीख में अब ये अधिकृत जो भी फिगर मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये सभी अधिकृत फिगर, गवर्नमेंट की फिगर। गवर्नमेंट कहती है कि कृषि विभाग, पावर, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट ने सर्वे करके ये हमारे सामने रखा है कि 450 से लेकर 500 मिलियन टन इतना हर साल का बायोमास आज हमारे सामने हर साल तैयार होता है। वो इतना ज्यादा है, जितना हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उतना ही है। जैसे अभी आप देखिए कि चावल, हम साल का चावल 120 मिलियन टन तैयार करते हैं, तो ऑलमोस्ट उस चावल को लग के जो वेस्ट है वो 80 से 100 टन हो सकता है। गेहूं 105 से लेके 115 गेहूं का अगर तैयार उत्पादन करते हैं हम लोग, तो गेहूं से निकला हुआ जो बायोमास है वो 70 से 80 टन है। अगर आप पूरे फूड ग्रेन की अनाज की बात करोगे तो 300
ज्यादा 316 मिलियन टन हम लोग अनाज तैयार करते हैं। अगर आप सब्जियों की बात करोगे तो 200 मिलियन टन से ज्यादा सब्जियां तैयार करते हैं। और फलों की बात करें तो फलों में 100 मिलियन टन से ज्यादा हम लोग उत्पादन करते हैं। तो ये रहा बेचने वाला माल। और जो नहीं बेच सकते, जो कचरा है, जो आज की तारीख में लोगों के लिए जो बायोमास, वो उतना ही तैयार हो जो आज हमें आज की तारीख में उपलब्ध है। दूसरा है सॉलिड वेस्ट। अभी सॉलिड वेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो आज जितना म्युनिसिपल वेस्ट तैयार हो रहा है ना, 80 से 100 मिलियन टन हर साल का ये बायोमास है, जिसको हम लोग इस सभी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल दोस्तों, हमारे देश में हमने देखा कि 53 करोड़ 57 लाख इन्हें, और ये जो एनिमल्स है, ये जब सुबह नहीं, ये इनकी जो वेस्ट है, ये वेस्ट बहुत बड़ा बायोमास है। कितना बड़ा बायोमास है? तो 2600 मिलियन टन, 2600 मिलियन टन साल का ये बायोमास आज तैयार हो रहा है और इसको कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हैं, हमको लगा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है, कितना है वो? 450 500, ऑफकोर्स तो बड़ा है। हमको लगता है कचरा बहुत बड़ा है, कितना है? दूसरा ह्यूमन सीवेज, तो आप सोच नहीं सकते का इशू है वो सर। सर कुछ कनेक्शन का ह्यूमन वेस्ट के बारे में तो आप सोच नहीं सकते। 140 करोड़ लोग जब सुबह शौच को जाते हैं तो क्या होता है? 140 करोड़ लोग प्रति व्यक्ति 128 ग्राम सॉलिड इतना निकलता है ऑन एन एवरेज। वो तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या सब कुछ, लेकिन इतना वेस्ट निकलता है तो आप सोच के हैरान हो जाओगे। 38,354 MLD यानी मिलियन लीटर्स पर डे, इतना शौच का ये वेस्ट तैयार हो रहा है हर दिन। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिसोर्स है, कितना बड़ा। और ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ शहरों का है। अभी शहरों में सिर्फ 48% लोग रहते हैं, 52% हम आज भी हमारे गांव में रहते हैं। और उसमें सॉलिड वेस्ट 0.1%, यानी 1% पकड़ने जब 0.1% पकड़ते, 0.1% बस। तो हर दिन आज की तारीख में हम लोग 38.3 मिलियन टन पर डे इतना वेस्ट तैयार कर रहे हैं। साल का कितना होता है पता है आपको? 13,788 मिलियन टन। 13,788 मिलियन टन इतना बायोमास आज से टॉयलेट से जनरेट हो रहा है। और नीचे एक ब्रैकेट में फिगर है, वो आपको क्या है वो फिगर जो मैंने सामने रखी है, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर 5,500 तहसील में हम लोग 100 टन पर डे आउटपुट का अगर प्रोसेस करना है, हमें 100 टन CNG पर डे, तो हर दिन हम लोग पकड़ते कि मैक्सिमम 2,000 टन बायोमास लगेगा। 2,000 टन एक तहसील में हर दिन लगेगा, तो साल का कितना लगा? 7,20,000 टन। एक तहसील में 7,20,000 टन साल का बायोमास लगेगा, जिससे हम लोग हर दिन 100 टन माल तैयार करके बेचेंगे। अभी 5,500 जगह में कितना लगेगा साल का? तो वो फिगर है 3,960 मिलियन टन। तो 3,960 इस पे हम लोग काम करने वाले हैं, किसानों के साथ सब कुछ करो, सब सही है। वो एक जगह में जरा रखता हुआ आजू बाजू आप सामने देखिए कि 13,000